नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। गयंती, अमित, प्रशांत, प्रिंस, शुभम, खुशी, तनुज, आंचल, राना, उसके बाद तारा, श्रवण, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल ही आपको ये हेडिंग डलवा दी थी कि संसदीय विशेषाधिकार मतलब आपके जो एमपी होते हैं, आपके सांसद होते हैं, उनके पास क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं। ज्योति कह रही है नाइस क्लास। अभी तो मैंने क्लास स्टार्ट ही नहीं करी बेटा, अभी स्टार्ट तो करने दो, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। पीडीएफ इसलिए बनाई जाती है ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वर्ड टू वर्ड इंग्लिश चाहिए, उनको यहां से पढ़कर तसल्ली मिल पाए। पीडीएफ से बेटा मैं केवल आपको वही पॉइंट्स पढ़ा रही हूं जो आप पीडीएफ से समझ सकते हैं। अदरवाइज मेरी तबीयत ठीक है, मैंने बोला था ना कि तबीयत ठीक हो जाएगी भाई, आप लोगों के साथ रहूंगी। गला ही तो खराब था, मैंने आपको यही तो बोला था, बस गले में प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और आज आपको लग भी रहा होगा कि हाँ गला एकदम चंगा हो गया है। तो अब जल्दी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं आपकी 9-10 तारीख तक पॉलिटी ख़त्म कर दूंगी, मतलब जो मेन चैप्टर्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। 9 तारीख को संडे को मैं सुबह में आपकी क्लास लगवाऊंगी, जो कि आपकी जो है कह सकते हैं आपकी लंबी क्लास होगी। और उसके बाद जो बची हुई चीज़ें होंगी वो मैं संडे टू संडे आपको कवर करा दूंगी। ऐसा क्यों मैं आपको बोल रही हूँ? ताकि आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो सके, उसको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, तो आपका कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको पूरे अच्छे से चीज़ें करवाने वाली हूँ। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में मत रहिएगा कि मैम ने तो अभी पूरा नहीं कराया और हिस्ट्री शुरू हो गई। तो हम पॉलिटी को संडे टू संडे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो मैं 9 या 10 नवंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म कर दूंगी और आप ध्यान से आगे की तरफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो अब अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे क्या बात कही गई है? एक सिंपल सी बात सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपके एमपी होते हैं उनके विशेषाधिकार किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में आपके एमपीज के विशेषाधिकारों की बात की गई है। नहीं बेटा, हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे नवीन सर, ठीक है, हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे नवीन सर। तो आर्टिकल 105 में कहा गया है कि भाई संसद सदस्यों को दिए जाते हैं विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज। और संसद सदस्यों को जो आपके संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात की गई है कि आर्टिकल 105 ये कहता है कि अगर कोई एमपी है, ठीक है, कोई भी एमपी है, इस एमपी को आप जैसे मान लीजिए कोई सेशन चल रहा है, सेशन को आप क्या कहते हैं हिंदी में? अधिवेशन, या फिर क्या कह सकते हैं मैम? सत्र कहते हैं। अधिवेशन कह लीजिए या सत्र कह लीजिए, एक ही बात है। तो आपका जब एमपी, जब अधिवेशन, या तो हम कह सकते हैं कि कोई अधिवेशन चल रहा है यानी कि रनिंग पीरियड में है, चल रहा है, अब ये चल रहा है इस दौरान, या बेटा जी अधिवेशन के 40 दिन पहले, 40 दिन पूर्व यानी बिफोर 14 डेज, ध्यान से सुनिएगा, बिफोर 14 डेज या 40 दिन बाद, या 40 दिन बाद, 40 दिन बाद, आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज या 40 दिन बाद, ठीक है। यह कहा जाता है कि इस एमपी को आप सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं करेंगे,
सिविल मामलों में इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कहा जाता है कि किसी भी सेशन के चलने के दौरान या सेशन के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद, मतलब 40 डेज का इनको रिलैक्सेशन होता है, सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जो आपका आपराधिक मामले होते हैं, यानी जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, ठीक है, का आपराधिक मामलों में बेटा जी ये छूट नहीं होगी। आपराधिक मामलों में ये छूट यहां पर नहीं मिलेगी। ये छूट केवल आपको सिविल मैटर्स में ही मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बेटा जी ये जो अरेस्ट किया जाएगा वो सिविल मैटर्स में आपको नहीं किया जाएगा, लेकिन आपराधिक मामलों में किया जाएगा। तो सिविल मैटर्स में छूट होती है। क्या आपको छूट है? क्या मुझे छूट है? नहीं। चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर, हमें एकदम गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये एमपी और एमएलए दोनों को छूट होती है। तो कहा जा रहा है कि सेशन के 40 दिन पहले या सेशन के 40 दिन बाद या बीच में सेशन चल रहा है और बीच में जाकर पुलिस अरेस्ट कर ले सिविल मैटर में, ऐसा नहीं होता। तो क्या क्रिमिनल मैटर्स में किया जा सकता है? जी हां, क्रिमिनल मैटर्स में किया जाएगा। और एक चीज और लिखना है यहां पर कि जब किसी एमपी को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं कि भाई जो संसद सदस्य होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगला पॉइंट देखिए यहां पे क्या लिखा है। किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथा स्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर सेशन चल रहा है तो सेशन के दौरान अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के चेयरमैन, और अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेकर उस व्यक्ति को एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वरना आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस केस में विटनेस है तो उसको वहां प्रेजेंट होना होगा। आप फोर्स नहीं कर सकते एमपी को, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अपने शब्दों में हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? अपने शब्दों में हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एमपी है, तो एमपी जो है इसको क्या नहीं कर सकते हो कि मैम मान लीजिए ये एमपी अगर लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य, ठीक है, और अगर ये एमपी आपका राज्यसभा का सदस्य है, तो यहां पर अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी, अध्यक्ष की अनुमति, और यहां पर बेटा जी सभापति की अनुमति। ठीक है, सभापति की अनुमति। इनकी अनुमति के बिना, ठीक है, आप किसी भी एमपी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो कोर्ट में एज अ विटनेस प्रेजेंट हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथा स्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। लिखना, अनुमति के बिना किसी सांसद को, किसी सांसद मतलब एमपी को, किसी सांसद को न्यायालय के समक्ष, न्यायालय यानी कोर्ट, न्यायालय के समक्ष, ठीक है, न्यायालय के समक्ष एज अ विटनेस। विटनेस क्या होता है? जो गवाही देते हैं किसी केस में। तो आपको ध्यान रखना है कि हम न्यायालय के समक्ष हिंदी में क्या कहेंगे विटनेस को? साक्षी। तो न्यायालय के समक्ष साक्षी, साक्षी को कहते हैं बेटा जी विटनेस। विटनेस साक्षी के रूप में पेश होने के लिए, पेश होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा। विवश मतलब फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये कब की बात होती है? जब अधिवेशन चल रहा होता है। आप लिखेंगे कि मैम ये कंडीशन होती है जब अधिवेशन चल रहा होता है, चल रहा हो,
तब आप किसी भी एमपी को फोर्स नहीं कर सकते। इनको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये सब आपको ध्यान रखना है कि एमएलए को भी छूट होती है इन सब चीजों की। ठीक है, तो अधिवेशन चल रहा हो तो आप नहीं कर सकते। अब मान लीजिए किसी मेंबर को अरेस्ट करना है, जैसे ये छूट तो मैम केवल सिविल मैटर्स में है, लेकिन अगर क्रिमिनल मैटर्स में अरेस्ट करना है तो क्या कंडीशंस होती हैं, ध्यान से सुनना। जब किसी एमपी को सदन मतलब हाउस, सदन के भीतर से गिरफ्तार करना हो, गिरफ्तार को कहते हैं अरेस्ट, गिरफ्तार करना हो तो अध्यक्ष या सभापति की पूर्व अनुमति या पूर्वानुमति, यानी पहले परमिशन लेनी होगी, पूर्वानुमति से ही गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। यानी पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना होगा, किसको, स्पीकर या फिर चेयरमैन को। अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाएगा, और अगर राज्यसभा का मेंबर है तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के सभापति की अनुमति से किया जाएगा। तो यहां पे अनुमति लेनी होगी, पूर्व अनुमति लेनी होगी, बताना होगा, इनको इन्फॉर्म करना होगा, तब यहां पे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर से किया जाए मैम, तो लिखना, अभी लाइन खत्म नहीं हुई है। यदि किसी एमपी को सदन के बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद अध्यक्ष या सभापति को सूचना देनी होती है। मतलब बाहर से भी अरेस्ट करेंगे तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये भी विशेषाधिकार इनके पास होता है। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूजा आजाद। कब से मैं बता रही हूं एमपी का फुल फॉर्म? ठीक है, उसके अलावा जो आपका सदन होता है, सदन, कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, हाउस, सदन में एमपी को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैं इधर लिख देती हूं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम होती है एक एमपी को। और फ्रीडम में अगर मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चे, कि अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आपको ध्यान रखना है, सदन में की गई चर्चा पर न्यायालय में, मतलब कोर्ट में, अगर सदन में कोई चर्चा की गई है तो न्यायालय उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, सदन में की गई चर्चा, ऐसे लिखना, सदन में, ऐसे लिखना, सदन में किसी एमपी द्वारा कही गई बात की चर्चा
न्यायालय, चर्चा होता है बेटा जी, डिस्कशन, डिस्कशन, चर्चा। एक मिनट, सदन में किसी एमपी द्वारा कही गई बात की चर्चा न्यायालय में यानी कोर्ट में नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। यहां पे छूट होती है एमपी को, यहां पे छूट होती है एमपी को, ठीक है। आगे अब हमारा ये तो विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं समझ आया, तो एक बार थम्स अप कर दें फटाफट से। पीडीएफ का पोर्शन एक साथ कर देते हैं, लिखा हुआ पोर्शन एक साथ। अब हम देखेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, की संसद में किस तरीके से कानून बनते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 105 में क्या है, इनके विशेषाधिकार हैं। समझ आ गया, आगे चलिए। आगे चले। हाँ, तभी तो ये लोग लड़ते हैं सदन में। हाँ, थैंक यू। ठीक है, सिविल मैटर्स क्या होते हैं रौनक, पीछे क्लासेस देखो, आर्टिकल 44 बताया हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं और अगर सामने होते तो कुटाई के हकदार भी होते। अब आप देखो यहां पे ध्यान से, संसद की विधायी प्रक्रिया। जब हम विधायी प्रक्रिया की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करेंगे, तो अब हमें यह समझना है कि यहां पर कौन कौन से बिल होते हैं, किस तरीके से पेश होते हैं, कहां पर पेश होते हैं, उन पे क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से कानून बनता है। इसी को कहते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब मेरी बात को सुनना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका एक बहुत आपका बिल होता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक जिसे हम कहते हैं मैम ऑर्डिनरी बिल, जिसे हम कहते हैं मैम ऑर्डिनरी बिल। सबसे पहले एक बिल कौन सा होता है, साधारण विधेयक, जिसे हम कहते हैं मैम ऑर्डिनरी बिल, यानी कि जिसे हम कहते हैं साधारण विधेयक। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण विधेयक कहां पर पेश होता है, कहां पेश। यह क्वेश्चन सबसे पहला पेश होने को कहते हैं बेटा जी इंट्रोड्यूस द बिल। इंट्रोड्यूस्ड कहां पर होता है, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि कहां पर पेश होगा ये बिल। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई विधेयक है, कोई बिल है, तो आप लिखेंगे कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, किसी भी सदन में पेश। ठीक है, किसी भी सदन में, तो आप लिखेंगे इन आइदर हाउस, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के किसी भी सदन में इस बिल को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको लोकसभा में करें या आप इसको राज्यसभा में करें। और बेटा आपको मैं ये भी बता दूं कि साधारण विधेयक जो होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है, इस पे लोकसभा और बेटा जी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को इस पर क्या होती हैं, समान शक्ति हैं। इन दोनों को यहां पर इक्वल पावर्स होती हैं इस ऑर्डिनरी बिल पर। इक्वल पावर्स किस पर, तो आप कहोगे मैम साधारण विधेयक पर, ऑर्डिनरी बिल पर मैम इन दोनों को इक्वल पावर्स होती हैं। ये आप इस चीज को भी अपने दिमाग में फिक्स रखना। कहां पेश होगा, तो संसद के किसी भी सदन में। क्या दोनों को समान शक्ति हैं, जी हां, दोनों को समान शक्तियां यहां पर होती हैं।
अब मुझे इसको समझाने के लिए आपको किसी एक हाउस में इसको इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्यारे प्यारे से बच्चों, आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लोगे तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन डिटेल में और समझी हुई चीज़ें हम कभी नहीं भूलते, और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाऊं। तो अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और इसको करते हैं लोकसभा में पेश। इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। हम करेंगे इस बिल को, हमने माना लोकसभा में पेश। ठीक है, और बेटा जी ये राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोकसभा में हमने इसको पेश कर दिया। पेश होने के बाद क्या होता है बेटा जी? मैम, पेश होने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप बताया है कि डिस्कशन होता है। डिस्कशन यानी कि चर्चा होती है, और फिर क्या होता है मैम? ये पारित होता है, यानी कि फिर ये पास्ड। अब क्योंकि ये साधारण विधेयक है तो किस बहुमत से पास होगा? तो मैम यहां पर बहुमत की अगर हम बात करते हैं, मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत से ही पास होता है। साधारण बहुमत से ही पास होता है, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से ही इसको लोकसभा में पेश किया गया, तो लोकसभा के मेंबर पहले इसको पास करेंगे। अब बच्चा एक चीज और पूछता है जो कि आप में से अभी तक किसी ने नहीं पूछी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या रहता है कि मैम ये जो बिल है, ये जो बिल पेश किया जाता है, इसको कौन करता है? तो बेटा जी बिल जो पेश होता है ना, बिल पेश कौन करता है, ये बच्चे का क्वेश्चन रहता है। बिल पेश कौन करता है? तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कहें तो बिल आपका मंत्री भी पेश करता है, यानी कि मिनिस्टर। ठीक है, और बिल आपका कोई एमपी यानी कि सांसद भी पेश कर सकता है। इन दोनों में से कोई भी बिल को पेश कर सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर बिल मंत्री पेश करता है तो वो बिल कैसा होता है? अगर मंत्री पेश करेगा तो बिल होगा सरकारी, यानी गवर्नमेंट बिल उसको हम कहेंगे, क्योंकि उसे मिनिस्टर ने पेश किया है। और अगर कोई सांसद करेगा तो उसको कहेंगे गैर सरकारी, यानी नॉन गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बच्चे के दिमाग में आता है कि बिल कौन पेश कर सकता है? तो बिल बेटा जी आपका एमपी भी पेश कर सकता है, और बिल आपका जो है मिनिस्टर भी पेश कर सकता है। अगर बिल एमपी पेश करेगा तो आपको ध्यान रखना है, तब उस समय वो नॉन गवर्नमेंट होगा, और मंत्री पेश करेगा तो गवर्नमेंट होगा। ठीक है, ये भी आपको यहां पे बता दिया। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, अगर हम आगे बात करते हैं बच्चा, तो आगे आप एक चीज और, अब यहां से तो पारित हो गया, यहां से तो पास हो गया लोकसभा में, इसका जो प्रोसीजर था पूरा। अब यहां से ये कहां जाएगा? अब मैम राज्यसभा में जाएगा, और जब राज्यसभा में जाएगा बेटा जी, तो यहां पर क्या होगा? उसके बाद मैम यहां पर भी ये पेश होगा। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्यसभा के अंदर, फिर यहां पर भी चर्चा होगी, यहां पर भी डिस्कशन होगा। ठीक है, और फिर बेटा जी एक सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत फोकस होने की जरूरत है। अगर आपने दिमाग इधर उधर किया तो समझ में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद फिर यहां पर भी पारित होगा, यानी यहां से भी पास्ड होगा। अगर ये यहां से पास्ड होगा तो किस मेजॉरिटी से? बेटा जी सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होगा, और सिंपल मेजॉरिटी से अब ये यहां पर पास हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। हस्ताक्षर मतलब मैम सिग्नेचर, सिग्नेचर हस्ताक्षर के लिए जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर के लिए जाएगा।
ठीक है, हस्ताक्षर के लिए जाएगा। और अगर यहां पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक्ट बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। एक तो हो गया बेटा जी ये सिंपल सा प्रोसीजर कि भाई एक्ट बन जाएगा। लेकिन 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 ठीक है, लेकिन अगर मैम उसने पास नहीं किया तो, मान लीजिए उसने पारित कर दिया तो ये पूरी प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो राज्यसभा है वो इस बिल को अस्वीकार कर दे, मतलब उसे पसंद ही ना आए, वो इसको रिजेक्ट कर दे, उसको इसमें बहुत सारी कमियां दिखें, तो वो कहेगी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं तो स्वीकार नहीं कर रही, मैं तो नहीं कर रही इसको एक्सेप्ट, मैं तो रिजेक्ट कर रही हूं इसको। या फिर प्यारे बच्चे एक और उसके पास ऑप्शन होता है कि वो 6 माह तक बिल अपने पास रखे और उस पर कोई रिस्पॉन्स ना करे, अपने पास रखे। या फिर मैम ये भी हो सकता है कि वो आपके इस बिल में राज्यसभा ऐसे संशोधन करे, संशोधन मतलब अमेंडमेंट, ऐसे संशोधन करे जिससे लोकसभा सहमत ना हो, अब बताओ क्या होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा इस बिल को लेकर आपस में लड़ रही हैं, इस बिल को लेकर आपस में झगड़ा कर रही हैं, मतलब उनकी सहमति नहीं बन रही। सहमति कब बनेगी भाई? एक ऑप्शन है कि वो पास कर देंगी। बच्चा कह रहा है एक्ट किसे कहते हैं? एक्ट अधिनियम को कहते हैं या कानून को कहते हैं? कानून ही तो बनेगा, ठीक है। अगर आपको कानून बनाना होता है तो पहले आप बिल लेकर आते हैं, यानी आपका हर एक एक्ट पहले बिल होता है, लेकिन हर एक बिल एक्ट नहीं हो सकता। तो अब यहां पे क्या होगा? अगर बिल रिजेक्ट होगा या बिल आपका 6 मंथ का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, या फिर ऐसे अमेंडमेंट्स होंगे जिससे दोनों में सहमति नहीं बनेगी, तो माना जाएगा कि इन दोनों में झगड़ा हो गया है। तो जब इन दोनों में ये झगड़ा होगा, इनमें से कोई भी एक कारण अगर सामने आता है, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि इन परिस्थितियों में से अगर कोई भी परिस्थिति होती है तो माना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच ऑर्डिनरी बिल पर विवाद हुआ है। ऑर्डिनरी बिल पर विवाद को कहते हैं डिस्प्यूट। विवाद हो गया है, और जब यहां विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो कहा जाता है कि भाई आपस में मत लड़ो, झगड़ा मत करो, ठीक है। अब झगड़ा सुलझवाने के लिए क्या किया जाता है? तो मैम इनका झगड़ा सुलझवाने के लिए संयुक्त बैठक बताई गई है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आपको बता दूं जॉइंट सेशन है ना, जॉइंट सेशन आर्टिकल 108। और जॉइंट सेशन किस पर आता है? लिख दीजिएगा सामने ही, केवल साधारण विधेयक पर आता है, केवल साधारण विधेयक पर होती है, ओनली ऑर्डिनरी बिल पर, केवल साधारण विधेयक पर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, बाकी किसी भी बिल पर नहीं, ठीक है। ये दोनों आपकी आपस में झगड़ने लगती हैं,
इतना आपको ध्यान रखना है। मैं पूरी कहानी धीरे धीरे खत्म करती जा रही हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं पूछ रहे मैम MP और MLA लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं। शाबाश। मतलब अभी तक आपको ये नहीं पता कि MP कहाँ होते हैं और MLA कहाँ होते हैं। शाबाश बेटा। फिर बोल देना कि मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैम हमें समझ में नहीं आया। अलग अलग किस्म के बच्चे आ रहे हैं। आर्टिकल को क्या कहते हैं, एक्ट को क्या कहते हैं। शाबाश। MP की फुल फॉर्म क्या है, MLA की फुल फॉर्म क्या है, एकदम बेसिक चीजें जो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूं। MP और मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है। वेरी गुड, शाबाश, तालियां बजाओ अपने लिए। ऐसे बच्चे, पता है ऐसा मन करता है कि तुम सामने होते ना, तो जब तुम्हारे 4-5 डंडी पड़ती हाथों पे तो तुम्हें सब याद रहता। दिक्कत यह है कि तुम्हें पिटाई का डर नहीं है यहां पर, और कुटाई का डर ही क्या करता है, हमें समझदार बनाता है। और मैं इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगी क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं पीछे बता चुकी हूं। ठीक है, अब सुनो यहां पे। तो केवल साधारण विधेयक पर ज्वाइंट सेशन आता है। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि पहले तो ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में है, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त बैठक किस पर बुलाई जाती है, तो लोकसभा पर साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि बुलाता कौन है, बुलाता कौन है। तो बेटा जी इसको बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बैठक को बुलाते हैं। लोकसभा राज्यसभा को कहते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो, आओ अच्छे से यहां पर हम क्या करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं और झगड़ों को खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बुलाता कौन है, तो मैम बुलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी। ध्यान रखना है आपको इस चीज का। उसके बाद प्यारे बच्चे क्वेश्चन आता है कि इस बैठक में अध्यक्ष कौन होता है, यानी चेयरमैन कौन होता है संयुक्त बैठक का। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन पे रहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन मैम अगर ये नहीं हो, मान लीजिए ये किसी कारण एब्सेंट हैं, तब कौन करेगा। अगर ये नहीं होंगे तो बेटा जी उसके बाद में फिर यहां पे डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष। लेकिन अगर मैम ये भी ना हो तो क्या होगा, अगर ये भी ना हो तो क्या होगा, तब आते हैं आपके वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति। ध्यान रखिएगा, सभापति कभी भी जॉइंट सेशन के चेयरमैन नहीं हो सकते। सभापति कभी भी जॉइंट सेशन के, आपके ध्यान रखना है कि कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। आप इस चीज को नोट डालकर यहां लिख लेना, लिख लीजिएगा। राज्यसभा के सभापति, सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्यों नहीं करते मैम, क्योंकि ये मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर, तो जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन कौन। लेकिन आपका ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि अगर वाइस चेयरमैन भी ना हो तो, देखिएगा अगर उपसभापति भी अनुपस्थित
यानी कि एब्सेंट, एब्सेंट अनुपस्थित ना हो तो, सॉरी अनुपस्थित हो तो तब संयुक्त बैठक में उपस्थित यानी कि प्रेजेंट, तब संयुक्त बैठक में उपस्थित एमपीज अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं, अध्यक्ष चुन लेते हैं यानी चूज कर लेते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब आपके स्पीकर भी ना हो, डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो और वाइस चेयरमैन भी ना हो। ठीक है प्राची, ज्वाइंट सेशन में भी एमपी आएंगे ना बेटा, लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक हो रही है तो एमपी ही तो आएंगे। क्या इसमें भी कोरम चेक किया जाएगा? जी हां, ध्यान रखना कि संयुक्त बैठक में भी कोरम चेक किया जाता है, गणपूर्ति चेक की जाती है। लोकसभा के 1/10 और राज्यसभा के 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइंट सेशन में भी कोरम चेक किया जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, यहां पे संयुक्त बैठक होती है और ध्यान रखना कि संयुक्त बैठक में फिर क्या होता है। संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन, इसमें क्या हो जाता है? विधेयक पारित, विधेयक यानी कि बिल, विधेयक पारित हो जाता है यानी पास्ड द बिल, पास्ड द बिल, विधेयक हो जाता है बेटा जी पारित। और किस मेजॉरिटी से? तो आप कहेंगे कि मैम अगर हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो साधारण बहुमत से ही, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी, क्योंकि यहां पर दोनों आपके हाउस के मेंबर आते हैं और यहां पे सहमति बनती है और यहां पर आपका ये बिल पास हो जाता है। और अगर मैं प्यारे बच्चे आपसे बात करूं कि मैम अगर हम इसे राज्यसभा में पेश करें तो जहां मैंने लोकसभा लिखा है वहां राज्यसभा कर देना और जहां राज्यसभा लिखा है वहां लोकसभा कर देना, क्योंकि दोनों को ही इक्वल पावर्स होती हैं। ठीक है, दोनों को ही इक्वल पावर्स होती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सेशन अब तक कितनी बार आया है? तो बच्चा 3 बार आया है। ये किसका लिखा हुआ है मैंने? ये आपका लिखना है कि हमारे यहां पर 3 बार, 3 बार मतलब 3 टाइम्स, 3 बार क्या हुई है? संयुक्त बैठक। जॉइंट सेशन आपका कितने टाइम हुआ है? तो आप कहेंगे कि मैम जॉइंट सेशन हुआ है 3 टाइम्स, जिसमें से प्यारे बच्चे अगर हम यहां पर बात करते हैं सहमति बन जाती है, सहमति बन जाती है मोहम्मद समीर बेटा, तब भी इनको बुलाया जाता है। यही सॉल्यूशन है ऑर्डिनरी बिल के लिए, इनका झगड़ा खत्म करने का। बिल कितने प्रकार के होते हैं बिट्टू? अभी एक पढ़ा दिया है। 3 प्रकार के आपके जो है 3 प्रकार के मेन बिल होते हैं। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो रितिका, वेरी गुड। मेरे मन में तो नहीं है पर तुम्हारे मन में डिस्क्रिमिनेशन जरूर आ जाता है। बच्चा कह रहा है सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर मैम यहां पर भी पारित ना हो, सूर्यकांत यहां पर हो जाता है और इन केस अगर मान लीजिए कि नहीं सहमति बनती तो फिर बिल खत्म हो जाता है, फिर बिल पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन में आपका प्रोविजन ही इसलिए किया गया है ताकि सहमति बन जाए और ये बिल पास हो जाए। तो अब तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार हम कह सकते हैं यहां पर बुलाया गया है? तो आप कहोगे कि मैम अब तक जो, एक मिनट बेटा, अब तक जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है वो 3 बार, जैसे दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960,
दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में आपका एक बिल आया था और इस पर जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था वो 1961 में, और इस समय आपके देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। 1961 में आपका पहला, हम कह सकते हैं कि यहां पर आपका पहला ज्वाइंट सेशन आया। फिर दूसरा, इसे कहेंगे दहेज क्यों कहेंगे, डॉरी प्रोहिबिशन बिल, इंग्लिश में आप लिख सकते हो, पहले बिल को आप लिख सकते हो डॉरी प्रोहिबिशन बिल, प्रोहिबिशन बिल इंग्लिश में नीचे लिख दे रही हूं, ठीक है। कब ये बिल कब आया था, 1960 में। इसके लिए ज्वाइंट सेशन आया था 1961 में। सेकंड आपका आया है बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल, और इसके लिए ज्वाइंट सेशन आया था 1978 में, ठीक है। और यहां पे ये अटल बिहारी वाजपेयी जो लिखा हुआ है बेटा यहां, वो लिखा जाएगा यहां पे, ये मैं पूरा नाम यहां लिख देती हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो दूसरे के समय आपके देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई जी। और तीसरा बेटा आपका कब आया है मैम, तीसरा हमारा आया है आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, यानी टेररिज्म के लिए एक बिल आया था, और वो आया था 2002 में, और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो प्यारे से बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो 3 बार आपका ज्वाइंट सेशन आया है, 1961, 1978 और 2002, ठीक है। 1961, 1978 और मैम 2002, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आपका अगला बिल कि दोनों में, जैसे साधारण विधेयक आपने समझा, तो अब आपका यहां पे अगर हम बात करेंगे बच्चा, तो आपका नेक्स्ट होता है मनी बिल। नेक्स्ट कौन सा बिल होता है, नेक्स्ट होता है आपका मनी बिल, ठीक है, यानी कि धन विधेयक। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना। मनी बिल सबसे पहले तो पूछा जाता है किस आर्टिकल, तो आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा है, यानी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में है। ये क्वेश्चन सीधा बनता है कि मनी बिल आपका किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। अब यहां पे आपको एक चीज और मैं बता दूं कि इस बिल में लोकसभा की शक्ति, इस बिल पर लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज्यादा होती है। यहां पे इक्वल पावर नहीं होती है, यहां पे मैक्सिमम पावर इस बिल पर किसको होती है, लोकसभा को, और राज्यसभा को एकदम मिनिमम पावर होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से इस बिल पर ज्यादा होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये कहां पेश होता है, कहां पेश, तो आप इसका आंसर लिखेंगे आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 में कहा गया है कि धन विधेयक यानी मनी बिल, धन विधेयक मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद लोकसभा में पेश, इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, लोकसभा में पेश, लोकसभा में पेश किया जाएगा
राज्यसभा में नहीं। ये बिल कभी भी राज्यसभा में इसकी स्टार्टिंग नहीं होती, ये हमेशा इसकी स्टार्टिंग होगी लोकसभा से। इसकी स्टार्टिंग होगी लोकसभा से। बच्चा कह रहा है बिल पेश कौन करता है? पूजा अभी मैंने बताया बेटा, एमपी करता है या मिनिस्टर। एमपी करेगा तो नॉन गवर्नमेंट बिल और मिनिस्टर करेगा तो गवर्नमेंट बिल। मैम बिल कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे बिल कैंसिल होते हैं, नहीं हो पाते पास। राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे तो भी बिल खत्म होगा। भाई आपका कोई भी बिल है, मान लो लोकसभा राज्यसभा से पास भी हो गया, अब राष्ट्रपति ने कह दिया मैं नहीं कर रहा सिग्नेचर, तो फिर वो बनेगा ही नहीं अधिनियम। तो लोकसभा में आपका क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस। ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, इसकी स्टार्टिंग हमेशा लोकसभा से होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इसीलिए ये पता है क्या है आर्टिकल 109? आर्टिकल 109 हम कह सकते हैं कि इसका मतलब इस आर्टिकल में धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल कहां पर दिया गया है? आपसे इस तरीके से भी आर्टिकल 109 को पूछा जा सकता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल, स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल, धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया। सॉरी, प्रोविजन की जगह रखना प्रोसीजर, सॉरी बेटा, स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। ठीक है, स्पेशल, एक मिनट, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, सॉरी बेटा। स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, मनी बिल के लिए हम कह सकते हैं कि स्पेशल प्रावधान। तो स्पेशल प्रावधान क्या है कि ये केवल लोकसभा में ही पेश होगा, और क्योंकि ये राष्ट्रपति से पहले पूछा जाता है इसे पेश करने से पहले, तभी तो राष्ट्रपति इस बिल को रिकंसीडर नहीं कर सकते, तभी तो राष्ट्रपति रिकंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी मर्जी से ही ये इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। तो आर्टिकल 109 में इसके लिए क्या किया गया? स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। अब हम कह सकते हैं कि कहां पेश होगा? तो मैम ये लोकसभा में सबसे पहले पेश होगा। ठीक है, फिर इसमें मैम यहां पर चर्चा होगी, फिर मैम हम कह सकते हैं कि यहां से ये पारित होगा। और बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि यहां से जब ये पारित होगा तो राज्यसभा में जाएगा। ध्यान से सुनना, राज्यसभा में जाएगा। एक चीज लिखना, जब यह बिल राज्यसभा में जाएगा तब इस बिल पर लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के हस्ताक्षर होंगे और एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होगा, जिससे राज्यसभा को पता चल जाएगा कि यह धन विधेयक है, कैसे? क्योंकि आपका स्पीकर उसको सर्टिफाइड कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, जिससे उसे पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे, अब यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा विधेयक
यानी बिल धन विधेयक होगा, धन विधेयक होगा, यानी मनी बिल, इसका निर्धारण, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये मैंने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों में भी आपको बताया था। ठीक है, अब ये बिल कहां पहुंच गया? राज्यसभा में। आगे देखिए, तो अब यहां पे क्या होगा मैम? राज्यसभा में भी ये सबसे पहले पेश होगा, फिर इस पर चर्चा होगी, फिर मैम ये यहां से पारित होगा, या तो पारित होगा, है ना। और ध्यान रखना, इस बिल को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, रख सकती है, अगर वह 14 दिनों के अंदर इसे पारित नहीं करती, इसे पारित नहीं करती, तो यह दोनों सदनों द्वारा, तो यह दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी किसके पास पावर है? लोकसभा। राज्यसभा के पास तो ये नाम के लिए जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, केवल नाम के लिए भेजा जाता है कि हां भैया तुम भी चले जाओ। ठीक है, तुम भी इसमें कर लो, यहां पे तुम भी, आप यहां मतलब आप भी यहां पे थोड़ा सा अपना काम कर लो। और एक चीज और लिख लो, एक लाइन और लिख लो, अगर राज्यसभा मनी बिल में कोई संशोधन करती है, कोई संशोधन यानी अमेंडमेंट, तो लोकसभा उसे मान भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। और अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट, अस्वीकार भी कर सकती है। यानी किसके पास पावर है मैम? लोकसभा के। राज्यसभा तो केवल नाम के लिए इसमें रोल प्ले करती है, सारी पावर इसके पास है। ठीक है, अब आपका आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है। और अब आपका एक नेक्स्ट बिल बचता है, हेडिंग डाल देना संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कल हम इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से संविधान में संशोधन होता है। संविधान संशोधन विधेयक, और ये केवल सेंटर में होता है, स्टेट में नहीं। ठीक है, क्लास नहीं है आज, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं चेक कर लूं। क्लास नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगी, अगर क्लास नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगी। 1 मिनट का समय दो, बस अभी चेक कर लूंगी मैं। एप्लीकेशन ओपन कर लिया है मैंने।
इसमें टाइम तो दे रखा है बेटा, क्लास है, ठीक है। इसमें लाइव क्लास है आपकी, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास कितने बजे होने वाली है, इसमें जो आपका दे रखा है, ठीक है, 2 बजे का ही समय है बेटा, इसमें क्लास होगी। हाँ जी, है क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू मधु, लेकिन उसका उल्टा कर दो, आपको मेरी लगनी चाहिए, मुझे आपकी नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।